सेशन ऑफ 4 तो हम अपना आज हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 4 जून का। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, वो शॉर्ट नहीं हो सकती, बहुत डीपली पढ़ा जाता है चीज़ों को। आपके लिए यूपीएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट उठाने पड़ेंगे अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए थोड़ा या फिर वीडियो 1.5 करके 1.25 करके आप देख लिया करें। जो पहली जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है आपका एसडीजी गोल के लिए। उसमें क्या है कि अभी क्या है, रिसेंटली नीति आयोग का इंडेक्स आया, वो इंडिया के एसडीजी गोल निकालती है, मतलब उसका रिपोर्ट निकालते हैं कि कैसे कौन सी स्टेट उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो अभी जो प्रोग्रेस हमें देखी गई वो क्लीन एनर्जी में और हेल्थ के अंदर देखी गई है। जो क्लीन एनर्जी आपको कमेंट में बताना है वो कौन से नंबर के एसडीजी गोल के अंदर आते हैं। और मोस्टली आपने इसमें स्टेट का गोल बताएंगे, टॉप किस किस स्टेट ने किया। जैसे नो पॉवर्टी में तमिलनाडु ने किया, जीरो हंगर में केरला में किया है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात है, फिर केरला आती, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत अच्छा पता ही है सबको। फिर जेंडर इक्वलिटी में मतलब आप देखो छत्तीसगढ़ है, बहुत जेंडर इक्वलिटी काम किया है। फिर क्लीन वाटर सैनिटेशन में गोवा है। फिर ये सब स्टेट, अपनी स्टेट का आप नाम याद रखना। तो मोस्टली आप देखोगे या तो नॉर्थ ईस्ट की, जैसे मेघालय हो गई आपकी, मेघालय हो गई, उसके बाद आपकी त्रिपुरा हो गई, उसके बाद आपकी अरुणाचल प्रदेश हो गई, या फिर साउथ की स्टेट है जैसे आपकी तमिलनाडु हो गई, केरला हो गई, उसके बाद फिर केरला हो गई, उसके बाद और फिर कोई नहीं। फिर हिमाचल देखो, दो स्टेट है, हिमाचल और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दोनों ने किया है ये डिसेंट वर्किंग में। और इसने किया पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ने। तो आपको थोड़ा याद रखना है, हिमालय की स्टेट ने ऐसे किया है। द कंपोजिट स्कोर जो निकल के आया, केरला ने सब चीज़ में टॉप किया। जो टॉप किसने किया, वो केरला ने किया है। जो इंडेक्स आया 2020 को कंपेयर किया गया, तो 2020 किसने टॉप किया, वो केरला ने टॉप किया। और कंपोजिट में आप देखोगे ये ग्रीन वाली जितनी है इनका स्कोर अच्छा है, तो साउथ इंडिया का स्कोर बहुत अच्छा है। ऐसे आप देखोगे इसका इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ तक साउथ इंडिया का स्कोर बहुत अच्छा है। फिर जो आप देखोगे इधर वाली स्टेट का, जो आपका ये वेस्टर्न या फिर सेंट्रल में आती है, नॉर्दर्न सेंट्रल में आती है, इनका स्टेट बहुत ही ख़राब है। इवन बिहार और झारखंड का तो बहुत ही ख़राब है। बिहार तो सबसे लास्ट में मान लो, तो इनका बहुत ही ख़राब है। और फिर जो हिमाचल स्टेट है, हिमाचल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इनका भी अच्छा है कहीं ना कहीं, पर सेंट्रल की जो स्टेट है उनका बहुत ही ख़राब है, जो बिल्कुल रेड और ऑरेंज वाली है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आएगा। अब ये क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है इंडेक्स का कि जो इम्प्रूवमेंट चेक करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको कब तक पूरे करने हैं, कैसे आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहले देखो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से स्टार्ट हुए हैं, 2013 तक इनके जो इनके टारगेट है उसको अचीव करना है। तो ये चीज़ है इसके अंदर 2030 तक, सॉरी 13 तक नहीं आ रहा है, 30 तक आपको जो भी टारगेट है उसको अचीव करना है इसके अंदर। ये सारे गोल के अंदर है आपका। इसके बाद कौन निकल, जो इंडिया के एसडीजी गोल के इंडेक्स निकालता है वो नीति आयोग निकालता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से नीति आयोग के बारे में। और हमने क्लीन एनर्जी में, अर्बन डेवलपमेंट में और हेल्थ में हमने बहुत अच्छा काम किया 2020 में। तो वो करेंगे, कोविड आ गया था तो हेल्थ में पैसा इन्फ्यूज़ किया गया। अब चीज़ें बनती लॉकडाउन में, तो एनर्जी आपने देखा कितनी दूर तक की चीज़ें, मतलब इन्वायरमेंट कितना क्लीन हो गया था। और अर्बन डेवलपमेंट में भी थोड़ा काम हुआ है, ये सारी चीज़ों पे काम हुआ है। पर डिक्लाइन किस में, इंडस्ट्री बंद पड़ी थी। इनोवेटिव कैसे आइडिया लाती जब सब चीज़ बंद पड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं चल रहा था, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउनफॉल हुई है, आपको पता ही है। और ये बोल रहे हैं कि इनइक्वलिटी ऑफ, जो इनइक्वलिटी को कम करना है ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा अचीव मिला है। वो कैसे मिला है, ये डाटा के साथ खेल गया है। पहले जो देखते तो इनकम और एक्सपेंडिचर कितना, उसके हिसाब से निकाल देते। इस साल इन्होंने सोशल इंडिकेटर को ज़्यादा वेटेज दे दिया है, तो इस हिसाब से इनइक्वलिटी कम मानी जा रही है। तो ये सारी चीज़ है। केरला ने टॉप किया है, ठीक है ना। थर्ड एडिशन जो निकला है, थर्ड एडिशन है, इससे पहले 2 एडिशन और आ चुके हैं, ये जो आया है थर्ड एडिशन है। इसमें केरला ने 75 स्कोर किया, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बोथ स्कोर 72। तो तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश ने 72 स्कोर किया है, और आपका केरला ने 75 के साथ फर्स्ट स्कोर किया। सबसे नीचे वही बिहार, झारखंड, आसाम, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। विद मिजोरम, हरियाणा सी के बिगेस्ट गेन, मतलब कि हरियाणा और मिजोरम ने अच्छा गेन किया, ऐसा बोल रहे हैं। कि ग्लोबल जो मतलब कि आपकी कंसल्टेटिव प्रोसेस है ऑन द, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है, इसमें 17 एसडीजी गोल है, इसकी डेडलाइन 2030 है। इसके लिए आज मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको एसडीजी याद कराने के लिए। मैंने याद किए हुए हैं एसडीजी, जैसे 1 का है हंगर के लिए, ठीक है ना, पॉवर्टी के लिए, फिर हंगर के लिए, फिर 3 है आपका हेल्थ के लिए, 4 है आपका एजुकेशन के लिए। तो मैंने ऐसे याद किए हुए हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको चीज़ें मैं याद करा दूंगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा 5 मिनट की, तो आपको सारे एस याद हो जाएंगे। वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में,
जो ग्रुप है आपका टेलीग्राम का, उसमें शेयर कर दूंगा। अगर आपको लिंक चाहिए ग्रुप का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम की, जाके ले सकते हैं। फिर आता है नीति आयोग ने लॉन्च किया इंडेक्स इन 2018 में टू मॉनिटरिंग द कंट्री प्रोग्रेस द ग्रोथ थ्रू आउट द, मतलब 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, 19-20 में इसका थर्ड 18 में एडिशन आया, 19 में आया, 20 में आया। तो वही सब चीज़ को टैग करना था, कॉम्पिटिटिव बनाना था। मैंने बताया एक तो मतलब दो तरीके से काम करता है, एक करता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि स्टेट में कंपटीशन क्रिएट करना। स्टेट काम करे, कंपटीशन क्रिएट होता है तो लोग वर्क करते हैं कि हमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो उसकी तरफ काम करें। फिर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिकेटर, जो पहले इंडिकेटर चेंज किया गया, अब सोशल इंडिकेटर ऐड कर दिए गए, वो सारी चीज़ है। ग्रोथ रेट क्या रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को उन सबको कम कर दिया गया। जो 40% रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, एज वेल एज गिन्नी कोफिशिएंट के हिसाब से हम चीज़ें देखते थे इन द रूरल और अर्बन, उसको थोड़ा कम करके उन्हें सोशल इंडिकेटर को ऐड किया गया। ये सारे बताते, मैं आपको गिन्नी कोफिशिएंट पढ़ाऊंगा ये है क्या, इसके बारे में बताऊंगा। इट ऑल्सो ग्रेट वेटेज टू सोशल इक्वलिटी को वेटेज दिया गया इन चीज़ों को। वुमेन और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या काम हुए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव पंचायत लेवल इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या क्या काम हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट द, मतलब सोशल, मतलब जो क्राइम अगेंस्ट होता था, मतलब एससी और एसटी के अगेंस्ट, वो कितना कम हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ऐड किया गया, तब इनइक्वालिटी निकाली गई है। तो जब सोशल इंडिकेटर ज़्यादा हो गए तो इन चीज़ों में थोड़ा काम हुआ है, क्राइम भी कम हुआ है, लॉकडाउन भी था ना, थोड़ा क्राइम व्राइम भी कम हुए हैं। तो इसको देखते हुए इन्होंने वेटेज निकाला है उस चीज़ का। ज़्यादा वेटेज किसको दिया है, सोशल इंडिकेटर्स को। तो उसके हिसाब से क्या कम हो गई है, आपकी इनइक्वालिटी कम हो गई है। फिर दूसरी रिपोर्ट है जर्नलिस्ट, कल मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ाई थी, एक आपके विनोद दुआ करके सीनियर जर्नलिस्ट थे, पद्मश्री उनको मिला होता, अवार्ड मिला होता। उनके पास सिडिशन, मतलब सिडिशन का केस लगा के उनको, मतलब कि चार्ज लगाया गया था कि उन्हें यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हुए यूनियन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया, कुछ गलत सलत बोला है, एक स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला है, ठीक है ना, उनके ऊपर केस हुआ था सिडिशन का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको क्या करना है, कि हमें जर्नलिस्ट को नीड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिडिशन चार्ज उनके अगेंस्ट लगाया जाता है। आप क्या कर रहे हो, फ्री ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जर्नलिस्ट को, उसको मतलब क्या कर रहे हो, मतलब उसको दबा रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये सब बोलते हैं कि अटर ऑनेस्ट एंड जो रीजनेबल क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है ना, इट इज़ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ देता है टू द कम्युनिटी, रेदर देन वीकनेस नहीं करता। जजमेंट में जज ने बोला है कि अगर जो मतलब सही तरीके से, राइट टू, मतलब अटर ऑनेस्ट तरीके से किसी चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहा है, तो एक तरह से क्या कर रहा है, कम्युनिटी को स्ट्रांग बना रहा है, ना कि वीक बना रहा है। 1962 में केदारनाथ का जो वर्डिक्ट आया था, उसमें कमिटिंग किया गया था, इट इज स्ट्रॉन्ग टर्म अपॉन द, मतलब कि मेजर और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई स्लोगन दिया, आपने कोई स्पीच दी, अगर आप सही तरीके से बोल रहे हो, उससे कोई मतलब वायलेंस क्रिएट नहीं हो रहा सोसाइटी में, कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, मतलब कि वो सिडिशन के अंदर नहीं आएगा। फिर एवरी जर्नलिस्ट इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट अंडर द, मतलब केदारनाथ जो जजमेंट है उसके अंदर हर जो जर्नलिस्ट है प्रोटेक्ट होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उस जजमेंट में क्या था, अगर कोई फाइटिंग, मतलब डिसऑर्डर क्रिएट नहीं हो रहा है सोसाइटी में किसी कमेंट से, तो वो सिडिशन के अंदर नहीं आएगा। तो 1962 जजमेंट सेट सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी वॉज, मतलब कि इंटेंडेड ओनली टू पनिश, किसको पनिश कर सकता है, अगर वायलेंट क्रिएट हो रहा है तो ही कर सकता है। मैंने कोई स्लोगन दिया, मेरे स्लोगन से लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो गया, तो उससे क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो रहा है, तो एक वायलेंस क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ पे बात की गई है। एक मिनट। तो इस चीज़ पे बात की गई है। फिर आते हैं जो केसेस हैं, 9044 केसेस आपके म्यूक्यूमाइसिस के, मतलब ब्लैक फंगल के पाए गए हैं, कहाँ पे, दिल्ली में। तो बढ़ता जा रहा है प्रकोप, इसका बढ़ता जा रहा है, थोड़ा आपको ध्यान रखो, साफ सफाई रखो, आपके घर में ही पाई जाती है ब्लैक फंगल। तो ये जो बात की जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बात करेगा, फाइजर, जॉनसन मॉडर्न, आपकी मॉडर्ना वैक्सीन है यूएस की, उनसे बात करेंगे इंडिया में सप्लाई इसकी दी जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेंट्रल बुक 30 करोड़ डोसेज ऑफ न्यू वैक्सीन, कोई न्यू वैक्सीन उसकी बुक करेगा 30 करोड़ डोसेज, जो कौन बना रहा है, एक फर्म बना रहा है बायोलॉजिकल ई, उसकी 30 करोड़ जो वैक्सीन है, मतलब कोविड-19 वैक्सीन डोज को, उसको कौन बुक करेगा, उसको मतलब कि ये बुक कर लेंगे कौन, ह्यूमन हेल्थ मिनिस्ट्री, कि हमारे लोगों के लिए लगे। उसके बाद ये आते 40 के डेली केसेस ड्यूरिंग द थर्ड वे, ऐसा बोला गया। आईआईटी दिल्ली ने एक एस्टिमेट निकाला है
कि शार्प राइज इन ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉलेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्रॉब्लम चल रही है प्लांट की उनको बढ़ा दो, क्योंकि मे बी जो थर्ड वेव आएगी उसमें 45,000 डेली केसेस आएंगे, 45,000 केसेस डेली आएंगे। ऐसा किसने बोला? आईआईटी ने बोला। अभी केसेस दिल्ली में 500 से कम आ रहे हैं डेली, मे बी केसेस बढ़ सकते हैं थर्ड वेव में। तो आप जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको अच्छे से पूरा कर लो, इम्प्रूव कर लो। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, मानसून अभी अराइव कर गया है केरला में, 2 दिन लेट है ऐसा बोला जा रहा है, नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है। तो ये हमारी न्यूज़ थी रिलेटेड टू द मानसून से रिलेटेड, ये न्यूज़ थी। आगे चलते हैं। आगे जो आता है वो आता है हमारा रूरल हेल्थ केयर नीड टू फिक्स। जो हमारी सिस्टम है ना उसमें जो हमारी जो चीज़ है, मतलब कि जो रूरल हेल्थ केयर है उसको मतलब अच्छे से करना चाहिए। वो समय आ गया है, आपको समय देना पड़ेगा। ये आर्टिकल लिखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो एक्स सीएम रह चुके हैं, तो वो आर्टिकल को लिख रहे हैं। कुछ तो इसमें हरियाणा की पिक्चर बताई गई है। ये हमारे लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला यहाँ तक, क्योंकि इसमें हरियाणा की एक केस स्टडी बताई गई है। पर ये जो डाटा इधर दिया गया, ये प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। दोनों तरफ से आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको चीज़ें इसमें से थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ये जो स्टार्टिंग में बात करते हैं, कोविड आया, फिर ब्लैक फंगल, रेड फंगल, ब्लैक फंगल, येलो फंगल चला, जो फंगल फंगल चल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि फर्स्ट वेव में तो इतना नहीं देखा रूरल एरिया में ये पहुंचा, पर सेकंड वेव में बहुत स्ट्रगल किया रूरल पीपल ने, बहुत सारा। एक तरह से इसमें देखा गया स्ट्रगल कैसे, प्रॉम्प्ट एंड क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं थी, लोगों ने मतलब कि गाँव के लोगों ने बहुत फेस किया। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रिंसिपल जो बोलती है वो, कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए सबके लिए, एक क्वालिटी मतलब कि हेल्थ केयर होनी चाहिए, उसका लैक ऑफ देखा गया कि मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हुई। उसके बाद डाटा शो करता है सेकेंड वेव का कि इन एडुकेट और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया। अब सेकेंड वेव आई, पहले तो हालत पता नहीं था हॉस्पिटलों की कैसी है, सेकेंड वेव ने पोल खोल दी सारी कि क्या क्या सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ देखी गई। राज्यसभा के जो आपके एमपी हैं, आपके अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने मतलब बोला, नहीं सॉरी, यूनियन मिनिस्टर है मतलब स्टेट ऑफ द हेल्थ के जो है आपके, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल, अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने बोला था कि राज्यसभा सजेस्टेड दैट 29,337 मतलब 29,337 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की रिक्वायर है इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। पर इंडिया में कितने हैं? 25,000 के आसपास है, जिसमें कम कितने हैं? नियर अबाउट 3,500 के आसपास, 35,000 के मतलब आसपास थोड़े कम है। दिस मीन्स दैट, ये देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये लिखनी मेंस में लिए। इससे ये पता लगता है कि हर एक पीएससी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, 25 विलेज, अगर 25 गांव को लेंगे उसके लिए एक पीएससी है प्राइमरी हेल्थ केयर, एक प्राइमरी हेल्थ केयर, ऐसी ये बुक रूल है। उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्थ सिनेरियो कितना मतलब कि फास्ट चेंजिंग हेल्थ सिनेरियो में चाहिए इस टाइम पे, तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 10 विलेज पे एक पीएससी हो। तो इसमें क्या किया गया देखो, 25 से जस्ट हाफ किए गए, तो जस्ट डबल करने पड़ेंगे, यानी कि 50 या 55,000 के आसपास आपको पीएससी डेवलप करने पड़ेंगे अगर 10 विलेज पे चाहिए, जो एक मानक है, मतलब कि जो बोला जाता है कि इतने होने चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद क्या बात करते हैं, जिसमें मिनिमम नेसेसरी फैसिलिटी के साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं है इतने बना दिए, उसमें बेड्स भी हों, मिनिमम नेसेसरी फैसिलिटी हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 5,624 यानी कि 5,624 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, CSC है। ठीक है ना, कितने चाहिए इंडिया के अंदर? 7,000 के आसपास चाहिए, 7,322 के आसपास चाहिए, पर इतने कम इंडिया के अंदर है। फिर ये क्या बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि जैसे जो आपके कम्युनिटी मतलब कि ये कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो एक्ट है रेफर करते हैं सेंट्रल मतलब कि कन्वरिंग करना है पॉपुलेशन को ऑफ 80,000, ठीक है ना, पीपल टू 1.20 लाख पीपल, मतलब इतने तक होना चाहिए एक आपका CSC होना चाहिए। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2020, इसको कौन निकालता है आपको कमेंट में बताना है। डेवलपमेंट से हिंट ले सकते हो, डेवलपमेंट से हिंट ले सकते हो, मैं थोड़ा बता दूँ। UN के बाद आप लिख देना क्या लिखना है, 2 वर्ड और लिखे जाएंगे, वो निकालता है इसे। तो ये रिपोर्ट आई थी, इसे मतलब कि 8 हॉस्पिटल बेड, यानी कि कम से कम 8 हॉस्पिटल बेड इंडिया में है फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000, अगर 10,000 लोग खड़े हैं उनके लिए 8 ही बेड है। इससे ज़्यादा चाइना में 40 बेड हैं इतनी 10,000 पब्लिक के लिए। तो 10,000 पे 8 बेड है,
पर चाइना में कितना है, 40 बेड है 10,000 पे। तो ये कुछ चक्कर है, इसको भी अच्छे से करना होगा। फिर यही पिक्चर ऑफ हरियाणा, 1996 तक वहाँ एक ही मेडिकल कॉलेज होता था, 2005 में सरकार बनी हुड्डा की, 2014 तक रही, उन्होंने सेक्टर मेडिकल में बहुत मदद की, 4 मेडिकल कॉलेज खोले जगह जगह पे। फिर वन मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन खोला, ये आप कहीं भी पुटअप कर सकते हैं, ऐसे कॉलेज होने चाहिए, ठीक है ना। इन विच द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये क्या नाम है इसका, भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर ए वुमेन। इट इज़ द सेकेंड वुमेन मेडिकल कॉलेज आफ्टर लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमें ऐसे अगर वुमेन को इक्वलिटी चाहिए तो वुमेन के लिए और भी मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे कि ताकि उन्हें अच्छे एक्सेस मिल सके हेल्थ का। तो आप कहीं मेंशन कर सकते हैं। तो फिर ये इतने सब हेल्थ केयर सेंटर है, एचएससी हैं, ये पीएचसी से छोटे होते हैं, एचएससी पीएचसी से छोटे होते हैं, सब हो गए ना, वो प्राइमरी हो गए, उससे छोटे होते हैं, सब होते हैं। फिर रूरल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे पंचायत लेवल पे काम करना चाहिए था, जो भी टाइम चल रहा था गवर्नमेंट को सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए था। रूरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, नोटिफाइड एरिया कमेटी होगी, म्यूनिसिपलिटी बोर्ड हो गए, एनजी हो गए, इन सबको एक साथ मिलकर पेंडेमिक टाइम पे रूरल लाइफ में काम करना चाहिए था। फिर जो हमारे मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उनको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि 190 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है, इसमें से 90 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, इतने गांव में रहती है। इंडिया के कितने गांव हैं, 6 लाख 40 मतलब 6,49,481 विलेजेस हैं, जिसमें 91 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। एंड देयर आर एटलीस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन इन द अर्बन एरिया, और वो भी कभी गांव में चली जाती है, कभी शहर में आ जाती है, वो भी ऐसी पॉपुलेशन है। विलेज आर नीड टू एडुकेट हेल्थ सर्विस। अगर इतने नियर अबाउट आप देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मोर देन 60% पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे रह रही है, मोर देन 60 नहीं, मोर देन तो इसे 80-90 को ले जाओ, 80 पॉपुलेशन आपकी विलेज में रहती है। तो आपको रूरल हेल्थ केयर अच्छा करना होगा। एक तो हेल्थ केयर अच्छा करना होगा, उसके में ये नहीं कि पेंडेमिक चल रहा है कि इस वजह से नहीं, नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है इंडिया में उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी डेथें होती हैं हर साल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, जैसे डायबिटीज़ होगी, हार्ट अटैक हो गया, इनसे भी बहुत डेथ होती है। कुछ डाटा बता रहे, हाइपर टेंशन होगी, डायबिटीज़ होगी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होगी, इससे भी बहुत सारी डेथ होती है इंडिया के अंदर से। उसके बाद WHO बोलता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है हमारे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर होगी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, कैंसर हो गया, नियर अबाउट 41 मिलियन जो डेथ होती हैं ग्लोबली, वो इसी की वजह से होती हैं। यानी कि 70% टोटल डेथ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, वो किस वजह से होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से। उसके बाद जो 60% डेथ होती है ना, इसके अंदर जो 60% डेथ होती है, ठीक है ना, वो किस चीज़ से होती हैं, वो इंडिया के अंदर होती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया में, ऐसा है। फिर पेंडेमिक टाइम पे देखा गया जिनको प्रॉब्लम थी पहले से, उनकी मतलब उनकी और ज़्यादा डेथ हुई। ये सारी चीज़, प्राइमरी हेल्थ केयर पहले से बढ़िया होता, रूरल सिस्टम पहले से बढ़िया होता, तो कम हमें कम डेथ देखने को मिलती। जो प्राइमरी लेवल है, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिंग हेल्थ इंडिया, ये पहली स्टेज पे है। अगर आप चीज़ों को पहली स्टेज पर टैकल कर लोगे, अच्छी वहीं प्रोवाइड कर दोगे सर्विस उसे, तो शायद उसकी मनी बच सकती है, वो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल में ना आए, और उसे उसके एरिया में, प्राइमरी हेल्थ केयर तो एरिया में ही होता है, तो उसके एरिया में उसे सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और सब चीज़ों की कॉस्ट है वो भी उसकी बच सकती है, और जल्दी से उसे सर्विस मिल जाएगी, यानी उसे बड़े शहर में नहीं आना पड़ेगा 1000, 2000, 100, 500 किलोमीटर। इसमें एक चीज़ और बताई गई है, अगर आप अपने जो मतलब सब हेल्थ केयर सेंटर को अच्छा रखोगे, उन्हें मतलब कि इफेक्टिव वे में चलाओगे, तो पीएचसी पे मतलब कि लेस प्रेशर आएगा। अगर आप पीएचसी को अच्छे से चलाओगे, जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ है उन पर कम असर आएगा, और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर को अच्छे से चलाओगे तो सेकेंडरी पे कम असर आएगा, सेकेंडरी को अच्छे से चलाओगे तो टर्सरी के जो हॉस्पिटल है उन पर कम असर आएगा। तो उससे क्या होगा, जितना आप पहले रिकवर कर लोगे चीज़ों को तो आपका पैसा बचेगा। अब जितने ये सब हेल्थ केयर सेंटर ये बिल्कुल घर के पास में होगा, पीएचसी 25 गांव में एक होगा, फिर उसके बाद सीएससी बहुत सारे गांव में एक होगा, फिर आपने देखा होगा कि सेकेंडरी वो शहर में होता है, तो आपको मूवमेंट भी तो करना पड़ेगा, वो भी आपकी चीज़ें बचेंगी इस वजह से जो नेटवर्क हेल्थ केयर का वो अच्छा होगा। तो एक चेन है, मतलब इस ये तो गाँव के हैं तीनों, जो सब हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, इनको आप अच्छा कर दो, ऑटोमेटिक चीज़ों में लोगों के पैसे बच जाएंगे, जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट होती है हेल्थ के ऊपर खर्च करने वाली, वो अच्छी हो जाएगी। विद ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनको आपको क्या करना चाहिए, गांव में कैंप लगाने चाहिए, रीजनल मतलब कि रेगुलर हेल्थ कैंप लगाने चाहिए, जैसे चेकअप होना चाहिए,
ट्यूबरक्लोसिस का, हाइपरटेंशन का, जब तक आप बीमारी डिटेक्ट नहीं करोगे कैसे उसे दवाई दोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए इन चीज़ों का। एटलीस्ट सपोज एटलीस्ट 30 बेड का एक इंडोर पेशेंट, जिस कम्युनिटी हेल्थ है जो आपका सेंटर है उसमें एटलीस्ट 30 बेड का एक मतलब कि उसमें मतलब कि हॉस्पिटल बनाना चाहिए पेशेंट के लिए। एक ऑपरेशन थिएटर हो, लेबर रूम हो, एक्सरे मशीन और पैथोलॉजी लेबोरेटरी हो, और सब स्टैंडर्ड जनरेटर एटलीस्ट एक सीएससी के अंदर होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को मोर एफिशिएंटली मतलब इफ़िशिएंटली वर्क कराना स्टार्ट करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब कि ये ऑथर बोल रहा है कि बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी। 65% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द रूरल एरिया में, जैसे मैंने बताया 65%, उसको हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है। आपको WHO के नॉर्म्स और याजस्टिक को फॉलो करना होगा, एटलीस्ट उनके ऊपर चलना होगा कि आप अच्छे से चीज़ों को दे पाए। और ये नहीं है कि जो हेल्थ है इज ए स्टेट सब्जेक्ट, माना स्टेट सब्जेक्ट है, पर स्टेट और सेंट्रल को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट टेक एनीवेयर। क्योंकि आप मनी तो स्पेंड करोगे, पर मनी तो आप स्पेंड करोगे उस चीज़ के लिए, पर इम्प्रूव फैसिलिटी और कंट्रीब्यूट टू द पीपल टू ईजी ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ अच्छी हो पाए। क्या वो मनी बीइंग स्पेंड जो आप यूज़ कर रहे हो अच्छी जगह हो रही है, तो दोनों को साथ में आना पड़ेगा। इस वाले पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है। दूसरा वैक्सीन से रिलेटेड है कि आपको प्रिक्योर मतलब कि अच्छे से वैक्सीन देनी है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है स्टेट का। फिर कोवैक्स जो है, कोवैक्स एक मिशन है, गावी का मिशन है, GAVI, गावी है इसमें, यूनेस्को है, WHO है, और भी बहुत सारी इसमें वो है। ये क्या है, कोवैक्स क्या है, जो गरीब कंट्री है जो वैक्सीन नहीं डेवलप कर सकती, अफ्रीका की और भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको जो डेवलप कर सकती हैं कंट्री, जो डेवलप वैक्सीन कर सकते हैं, सप्लाई करेंगे। इंडिया ने इसमें बहुत सारी वैक्सीन सप्लाई कर दी है इस मिशन में। इसका टारगेट है 1 मिलियन वैक्सीन को मतलब कि जो डेवलप कर सकते हैं उनसे लेना और गरीब कंट्री को देना, उनको वैक्सीनेशन करना। क्योंकि अगर एक आदमी छूटा तो फिर से बीमारी बढ़ना, स्ट्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कमिटमेंट टू अवॉइड लॉन्ग स्टैंड टाई, ये इतना इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल नहीं है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट बताया गया। ये जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के साथ, थोड़ी उसके बारे में है कि देखो बांग्लादेश और इंडिया एक तरह से दोनों इंटरलिंक है। एक तो बांग्लादेश मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है, हमारा नेबर है। ऑल द टेरिटरी जो बांग्लादेश की हम इंडिया से चारों तरफ से घिरी हुई है, तो लॉन्ग आपको कमेंट में बताना है। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डरिंग शेयर जो स्टेट कंट्री है इंडिया की किससे टच करता है, तो ये है। एक तरफ सी है, इंडियन सी है, मतलब कि एक तरफ से इंडियन ओशियन है, तो बायलेटरल प्रॉब्लम हमारे बीच में क्रिएट होती है। 54 किलोमीटर की मतलब ट्रांस बाउंड्री रिवर है, फ्लो होता है हमारे बीच में, इंडिया के बीच में। फिर मतलब स्मगलिंग भी होती है गुड्स एंड वर्नेबल ह्यूमन बींग्स की। 41 किलोमीटर का मतलब कि लैंड बॉर्डरिंग हमारे स्टेट है। पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ कर बंगाल बना था, फिर ईस्ट पाकिस्तान बना था, फिर 1971 की वॉर हुई थी, उसके अंदर इसको बांग्लादेश बनाया गया था। फिर हिंदू इंडियन 1947 वहाँ पे कुछ रहते थे, कि ब्रेक हो गया, पाकिस्तान से अलग हो गया। फिर वहाँ पे कुछ 3 लाख मतलब कि बिहारी से बांग्ला बचे थे, हु हैव फेल्ड दस फार मतलब कि रीसेटल इन द पाकिस्तान, एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वहाँ मिलिटेंट्स। एक इस्लामिक ग्रुप बन गया, उसका नाम है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बांग्लादेश, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बांग्लादेश। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फेवरेट स्टेप क्या के लिए गए 1975 में, जो आपके मुजीबुर रहमान है उनकी जो लड़की हैं, डॉटर है शेख हसीना, वो अभी 3 साल से कंटिन्यूस वो क्या है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती आ रही है। ही हैज़ मेंटेन ए विजिलेंट मतलब सुपरविजन ओवर द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न मिलिटेंट्स मूवमेंट जो होता है उसको उन्होंने अच्छे से टैकल किया। देयर आर ऑल्सो एटलीस्ट 1 लाख इंडियन नेशन नाउ लिविंग एंड वर्किंग इन द कंट्री, तो चीज़ों को बहुत अच्छा किया गया। फिर और भी चीज़ें ग्रुप हैं, जैसे आपका एसोसिएशन जो एशियान ग्रुप है, फिर हम किस किस का मेंबर है, शार्क का मेंबर है, उसके बाद बिम्सटेक का मेंबर है, BBIM नेटवर्क जो है बांग्लादेश भूटान इंडिया जो रोड बना रहे हैं म्यांमार उसमें है, फिर RCEP के अंदर है। इन सब की भी बात की तो हम दोनों एक दूसरे इंडिया और बांग्लादेश डिपेंड ऑन ईच अदर अदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो फिर वही चीज़ होगी, वो वहाँ पे रिफ्यूजी इंडिया में घुसेंगे, चारों तरफ से बॉर्डर इंडिया का ही है, तो दोनों एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल है, बॉर्डर के लिए भी और सब चीज़ के लिए। कोई भी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, उनको साथ चलना पड़ेगा अगर अच्छे से प्यार से रहना। तो ये सारी बात है। फिर ये डिजिटल टैक्स टसल जो चल रही है, कि लो टैक्सेशन ऑपरेशन, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया था, मैंने कल आपको मैंने पढ़ाया, मैं इसको आज रिपीट नहीं करूँगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो लो टैक्स ऑपरेशन जो है, डिजिटल टैक्स जो टसल भी और भी टसल है, कि ये मैं कल बताऊंगा। डिजिटल टैक्स मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी।
ये 2-3 चीज़ से लिंक है, तो मैं कल बताऊँगा। इंडिया में कौन सा चलता है, इंडिया केस दैट है 2% डिजिटल टैक्स है इंडिया के अंदर ऑन द ट्रेड एंड सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेशन विद ए टर्नओवर टू 20 करोड़। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। अभी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो, डिजिटल टैक्स लगता है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी है, इंडिया में वो नहीं रहते, इंडिया में उसके रेसिडेंट्स नहीं है, अगर वो कोई ऑनलाइन प्रचार करती है, कुछ भी करती है इंडिया के अंदर, तो उसको 2% टैक्स देना होता है। अगर उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसका टैक्स का नाम बताना है इंडिया में क्या रखा गया है, और भी उसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो उसकी टशल चालू है, अभी क्या क्या वो करना है, यूनिवर्सल कोई टैक्स फिक्स करना है, वो सब करना है। अभी जब हो जाएगा तब देखेंगे। मैंने आपको ये बता दें, ये प्री का पॉइंट था कि 2% इंडिया में लगता है लेवी। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल। जो भी प्रॉब्लम क्या है, ये रूल्स है, इसमें प्राइवेसी का इशू चल रहा है, थोड़ा प्राइवेसी का इसमें हनन हो सकता है, ऐसा टसल चल रहा है। केस भी व्हाट्सएप का सुप्रीम उसमें हाई कोर्ट के अंदर, ओनली द जुडिशरी एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव शुड गिव द ऑर्डर ऑफ, मतलब कि ट्रेस करने के लिए कोई भी चीज़ को वो जुडिशरी ऑर्डर दे सकती है, एग्जीक्यूटिव नहीं, ऐसा कुछ बता रहा है। कि प्राइवेसी वर्सेस ऑफ सिक्योरिटी इशू क्या क्या। ऑब्वियसली सिक्योरिटी इशू तो हर, अगर सिक्योरिटी इशू है तो आप किसी की प्राइवेसी ब्रेक भी कर सकते हैं। यही बताता है कि अल्ट्रा, मतलब कि जो चीज़ें हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पैटर्न आईटी एक्ट 2000 बोलता है, वो चीज़ें हैं, वो बैलेंसिंग करते थे प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। पर जैसे जैसे चेंज होती गई, सोसाइटी चेंज होती गई, तो प्राइवेट सिविल जो मतलब कि लाइबिलिटी इंटरेस्ट है एज वेल एज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। उसके सामने ना कोई आपका प्राइवेसी इंटरेस्ट होगा, ना कोई आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, जो सिक्योरिटी सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। वो सारी चीज़ों की बात की गई है। पर ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी ह्यूज पावर है सर्विलांस करने की। ऐसा सुनने में आया था, पता लगा था कि जब जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी बनी थी, उसने बताया था कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आओ 2018 में, तो गवर्नमेंट के पास उस एक्ट के अंदर ही, लॉ के अंदर ही बहुत सारी पावर गवर्नमेंट की बताई गई थी जो है। तो गिवन इट्स सेल्फ ग्रेट एबिलिटी टू स्नूप, मतलब कि ये जो गवर्नमेंट करना क्या चाहती है कि जो प्राइवेट लाइफ्स ऑफ द सिटीजन है उसको भी छीनना चाहती है, उसमें इंटरफेयर करना चाहती है। अभी आपने कोई मैसेज भेजा, कॉन्फिडेंशली भेजा किसी दोस्त को, चीज़ें होंगी व्हाट्सएप पे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्राइवेट मैसेज को प्राइवेट रहने देगी, क्या बना देगी, पब्लिक बना सकती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, और इंटरफेयर करना चाहती है प्राइवेट लाइफ ऑफ द सिटीजन, ट्रेस करना चाहती है, ऑब्लिगेशन करना चाहती है ना, न्यू रूल्स के अंदर जो है, ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज द टेक्निकल, मतलब कि जो लिटरेचर है ऑन दिस वे नियरली यूनिवर्सल में है। प्रॉब्लम ये चीज़ यूनिवर्सल में, बट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है इंडिया के अंदर, और उसे करना चाहती है। जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है उसको क्या करना चाहती है, उसको तोड़ना चाहती है व्हाट्सएप के, कि उसके सामने भी खुल के आए क्या क्या चल रहा है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या, इट इज़ अ रियली नीडेड इन द डिजिटल इकोनॉमी, बिकॉज डाटा थ्रेफ्ट हो सकता है, हैक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अगर ब्रेक हो गया गवर्नमेंट तो चुरा ही लेगी, और उससे डाटा थ्रेफ्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, हैकिंग की। ओनली इंक्रीजिंग इन इंडिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर ऐसा ब्रेक किया गया एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ों की बात की गई है। तो इसका मिसयूज़ हो सकता है डाटा का, जैसे देखा गया और जगह जहाँ पे मतलब कि इंस्क्रिप्शन ब्रेक किया गया, तो इसलिए इंस्क्रिप्शन को अंडर कंट्रोल रखा जाता है, उसको ऐसे थोड़ा ब्रेक नहीं किया जाता। फिर ये आगे क्या बात करते हैं, ये आगे बताते हैं कि प्री डिजिटल टू डिजिटल सोसाइटी में हम लेके आए थे, मैंने फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज किए हुए थे उसके अंदर, जब हमने प्री डिजिटल से प्रॉपर डिजिटल में हम कन्वर्ट की जा रही थी। फिर जस्टिस श्री कृष्णा, ये आप याद रखना, जो कमेटी है ये किस चीज़ के लिए थी, डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाने के लिए थी। वो क्या बोलते हैं कि सेट ए न्यू लॉ, मतलब शुड बी ब्रॉट आउट विच डिस्कस द रेशनल गिव गुड इंस्टीट्यूशन चेक, एक तरह से अच्छी तरह चेक करो। बिगेस्ट प्रॉब्लम विद व्हाट्सएप, बिकॉज एक व्हाट्सएप क्या, एक प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल है कि आप प्राइवेट तरीके से भेज रहे हो, और जब ये डाटा वाटा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा, फिर तो ये पब्लिक हो जाएगा, फिर कहाँ प्राइवेट रह जाएगा। फिर आप भी अफ्रेड करोगे अपने फ्रेंड को कुछ भेजने के लिए, कोई देख ना ले, तो आपके वो प्राइवेट वाली सेंस वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप को। फिर तो लोग चलाना छोड़ देंगे, लोग किसी और सर्च इंजन पे चले जाएंगे जो सेफ़ लगेगा, तो व्हाट्सएप के सेफ़ ही नहीं लगेगा व्हाट्सएप। तो ये सारी बातें की गई, और ऐसा इंडिया में नहीं है, बहुत कंट्रियों में भी ऐसा देख किया गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन्होंने भी जो इंस्क्रिप्शन प्रॉब्लम है उनको भी, ऑस्ट्रेलिया भी एक लॉ लेके आई थी, टेली कम्युनिकेशन अदर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, उसमें रिक्वेस्ट किया था कि इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स, मतलब एक तरह से हमें इन्फोर्समेंट करो, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, एक लॉ बनाया था और रिक्वेस्ट की थी इन्फॉर्मेशन की और असिस्टेंट की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है।
बट कांट मेड द क्रिएटिंग ऑफ सिस्टम ऑफ वीक और मतलब कि वर्नेबल नहीं बनाया था उन्होंने लॉ ला के। और उन्होंने बनाया था, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से क्रिएट हुई, पर उन्होंने वीकनेस नहीं किया, वीक नहीं किया जैसे इस लॉ ने वीक किया चीज़ों को, ये इसमें बता रहा है। फिर न्यू होम टू द ओल्ड आर्टिफैक्ट, मतलब क्या है अभी, क्या है अभी, क्या ऑपरेशन, मतलब वो चालू है, मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चालू है, तो न्यू बिल्डिंग, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, प्रधानमंत्री का नया अगर सांसद नई बन रही है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है इनको क्या म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा चीज़ों को, तो मतलब नया घर मिलेगा, जो ओल्ड आर म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हैं उनको नया घर मिलेगा, इतनी बात बताई गई है और कुछ नहीं। जो अब चाइना में क्या थर्ड चिल्ड्रन की पॉलिसी फॉलो करना स्टार्ट, 3 बच्चे आप कर सकते हो। 1979 में वहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, बस इतना याद रखना। उसकी वजह से बच्चे कब पैदा होने स्टार्ट हो गए वहाँ पे, अब दोबारा से थोड़ा थ्रेट उनकी मिलिट्री के ऊपर भी आ गया है। एक बच्चे को कौन मिलिट्री भेजता है, तो उसकी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथिंग के ऊपर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा होना स्टार्ट हो गया है। फिर 30% जो मतलब कि जो आपके जो जिनको अनाज मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर, जो आपके अनाज मिलना चाहिए था उन लोगों को, वो नहीं मिला। 30% लोग अभी भी रह गए येट टू गेन फॉर मई, मतलब जो मई में मिलता है राशन, जो लोग थे उसके अंदर उन्हें नहीं मिला प्रॉपर तरीके। 30% जो एस्टिमेट लगाए 100 लोगों को देना है, 100 लोगों को मई में देना है, पर उसमें से भी 70 लोगों को दिया गया, 30 लोग फिर भी बच गए, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा है, हिमाचल प्रदेश, इन सारे एरियो में देखा गया चीज़ों को। फिर दूसरी न्यूज़ आती है आपकी मनरेगा से रिलेटेड आती है। अभी क्या किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ। जो मनरेगा में 100 दिन के लिए, मैंने बेसिक नोट से निकाले हैं, बताऊँगा। तो इसमें क्या 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उसको क्या बात कर रहे हैं कि एसटी और एससी में डिवाइड कर दो, ठीक है ना, कितने पैसे एससी कम्युनिटी को गए, कितने एसटी को गए, उसमें डिवाइड कर दो, उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि मतलब कैसे रूरल डेवलपमेंट में, मतलब कैसे एसटी कम्युनिटी को पैसा दिया जा रहा है, कितना उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कितना पैसा उन्हें मिल पा रहा है, सारा पैसा किसी और कम्युनिटी को तो नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ चेक करना चाहते हैं, सिंपलीफाई करना चाहते हैं चीज़ों को। वी शुड मेक ए बजट, मतलब कि प्रोविजन अंडर एस टी एस सी कंपोनेंट एज वेल एज लार्ज एक्सटेंट टू एम टू हाईलाइट व्हाट द सेंट्रल वाज डूइंग। एस टी एस सी के सेंटर क्या कर रहे हैं उस चीज़ को भी दिखाना चाहते हैं। नो नीड टू वरीड अबाउट चेंज, जो चेंज किया जा रहा है उसको, उस पर आप वरीड मत करो। ये सारी चीज़ों की इन्होंने बात की है कि उसे बांट दो। जैसे गांव के लोग हैं काम कर रहे थे पहले, तो ऐसे ही पैसा मिले, 100 लोग इस गांव से काम कर रहे हैं तो 100 लोगों को पैसा आ जाता था डायरेक्टली। अब ये क्या कर रहे हैं, जो एस सी, जैसे 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो एस टी एस सी कम्युनिटी से आते हैं। अब तो बता दो कितने एस टी से हैं, कितने एस सी से हैं, कितने नॉर्मल से हैं, तो आप ऐसे डिवाइड कर दो, उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि हम एस टी कम्युनिटी कितना डेवलपमेंट में, मतलब चीज़ों में कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए यूटिलाइज कर रही है, और चीज़ों को वो देख भी पाएंगे कितना बजट एस टी और एस सी कम्युनिटी को दिया गया, क्योंकि इनके लिए अलग से बजट दिया जाता है चीज़ों को क्या करने के लिए, कि ये इनको डेवलपमेंट के लिए अलग से बजट दिया जाता है। और फिर इस चीज़ों में व्हाट्सएप की, मतलब कि एंटी यूजिंग प्रैक्टिस है, एंटी यूजिंग प्रैक्टिस, बम्बार्डिंग, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एंटी यूज़र प्रैक्टिसेस करती है, बम्बार्ड करती है मैसेज का, फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द थर्ड पार्टी। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है इस पर व्हाट्सएप पे। ये इन्होंने पहले भी थर्ड पार्टी को भी बेचा, ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन तो बोल रहा है, पर खुद डाटा रखते हैं अपने पास और उसे थर्ड पार्टी फेसबुक कंपनी को, इन कंपनी को बेचते हैं। ये सारी इसमें बात की गई है। उसके बाद आता है CBSE कैन नॉट डिनाई द स्टूडेंट नेम चेंज ऑन द सर्टिफिकेट। जैसे आपको 10th की क्लास में मार्कशीट पे, जो कि मार्कशीट होगी उस पर आपके सर्टिफिकेट होगा, आपको नेम चेंज कराना है। पहले क्या करते थे, 1 साल में करा लो, उसके बाद CBSE नहीं करेगी चेंज। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि CBSE कैन नॉट डिनाई द स्टूडेंट नेम चेंज ऑन सर्टिफिकेट, नहीं कर सकती, बिकॉज राइट टू चेंज द नेम इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो राइट टू चेंज द नेम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। ऐसा क्यों बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, चलो बोला है प्रोहिबिट करती थी मतलब चेंज करने से, कि बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम चेंज करने को, कि एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंसी बढ़ जाती थी और चीज़ों को मतलब ज़्यादा खर्चा आना लगता था, कि हायर स्टडीज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट टू बी गो टू हायर स्टडीज़ गेन एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन इंक्रीज हो जाता था CBSE का। चीज़ों को सर्टिफिकेट निकालने पड़ेंगे और भी चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनके पास, तो वो बर्डन बढ़ जाता था। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CBSE इज टू ग्रांट ए सर्टिफिकेट टू इट्स स्टूडेंट, सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको। अब राइट टू फॉरगोटन, एक राइट टू फॉरगोटन है।
अगर आपको क्या करना है, वन ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब कि वो जुवेनाइल एक्ट में अंदर किसी केस में अंदर चला जाता है, कोई भी केस हो, कोई सेक्सुअल एब्यूज़ मतलब कि विक्टिम के साथ हो, ठीक है ना, वो फिर क्या करता है, उसके नाम मीडिया में आ जाता है। तो चीज़ों जैसे निर्भया, निर्भया एक तरह से मानो सही नाम है, वो न्यूज़ में आ जाए, लोगों के नाम पे दीवान पे रख जाए। जैसे मैं बोलूँ, मैं अपनी लड़की का नाम निर्भया रख दूँ और मैं बोलूँ निर्भया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या फीलिंग जाएगी, वही वाली फीलिंग जाएगी कि रेप हुआ था लड़की के साथ, निर्भया 2012-13 में कांड हुआ था, ये वाली फीलिंग। तो बच्चे क्या चाहिए, उनका नाम राइट टू फॉरगॉटन का होना चाहिए। इफ़ द बोर्ड he refused the change the name, the student would be compelled to the live with the, मतलब पूरी लाइफ वो इस केयर में जिएगा कि वो निर्भया 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 है। उसके पास ऑप्शन है, अगर उसे नाम चेंज करना है तो करने दो। ये सारी चीज़ बात की है CBST to take immediate step to amend the by law incorporating mechanism outline the judgment for a मतलब कि recording correction or change as the case may be in the certificate ready। मतलब उन चीज़ों में आपको चेंज करने पड़ेंगे। आप खुद सोचो ना, आप ये उस नाम पे क्यों जियोगे, इसके साथ कुछ हुआ है या आपके साथ भी कुछ हुआ हो। अब क्लास 12 के जो अभी कैंसिल हुए हैं उसको 2 वीक के अंदर सबमिट करना पड़ेगा असेसमेंट क्राइटेरिया, किस बेसिस पे बच्चों को पास किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को और भी काम करने हैं, मैंने एडमिशन भी लेने हैं, डे टू डे बेसिस पे देखा जाएगा चीज़ों को, मतलब बहुत सारे काम है, बच्चों को एडमिशन भी लेने हैं और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर PM मोदी ने कल इंट्रैक्शन किया है 12th क्लास के स्टूडेंट से कि अच्छी बात, चलो हमने कर दिया एग्ज़ाम कैंसिल, तो आप प्रोडक्टिव क्रिएटिव मतलब कि मैनर से आप कैंसिल किए गए, कोई ज़रूरत थी। फील स्ट्रेस जो बच्चे फील कर रहे थे वो भी ठीक किया गया, पर आप क्या काम करो, IPL देखते हो या चैम्पियन लीग देखोगे या फिर वेट कर रहे हो ओलंपिक का। हेल्थ इज़ ए वेल्थ इन्होंने बात की गई। कॉलेज आपको एडमिशन लेना है, नाउ फोकस ऑन कॉलेज एडमिशन। तो ऐसे पेरेंट्स से और स्टूडेंट से दोनों से उन्होंने बात की। जो डिसएंगेजमेंट होना था LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। ये जैसे नॉर्थ टू साउथ है, ऊपर आता है दिपसेंग प्लेन, फिर आता है चुसूल, फिर आता है आपका पेंगोंग टेसो, उसके नीचे आता है उसके स्पिंग मैक विलेज, उसके नीचे आता है आपको उसके डेमचौक। तो मैंने कुछ लोकेशन है ऊपर से नीचे तक आपको बता दी। एक दिन मैं मैप आपको पूरा बता दूंगा, उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। दूसरी जो न्यूज़ आती है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑन ब्लैक कार्बन। अभी क्या है कि जो ब्लैक कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन जो गाड़ी से निकलता है धुआं, वो काला वाला, उससे क्या हो रहा है, वो जाके बर्फ़ के ऊपर बैठ जाता है और उससे क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ऐसी वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी कौन सी है, उसको रिपोर्ट होगी, तो रिपोर्ट का नाम है ग्लेशियर ऑफ हिमालय, क्लाइमेट चेंज एंड ब्लैक कार्बन रीजनल आपका आपका रिलायंस, ये इस रिपोर्ट का नाम है, रिसाइलेंस जो इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में तो किसने, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है, प्रॉब्लम बताई है कि ग्लेशियर जो है बहुत स्पीडली मेल्ट कर रहे हैं। जो आपके ग्लेशियर है ना, हिमालय, काराकोरम और हिंदुस वाले, वो बहुत स्पीडली फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज जो होता है ना मेल्ट होने का, उससे फास्टर वो मेल्ट कर रहे हैं। ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया। और ठीक है ना, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती हैं चीज़ों में। 20% ऑफ रिडक्शन बाय इनेक्टिंग ए न्यू पॉलिसी, ठीक है ना। तो ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में देखा गया कि पॉलिसीज़ इन सब चीज़ों में कि बहुत फास्टली जो ग्लोबल एवरेज है मेंशन किया। रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं कि एक तो जो क्या होता है, ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लाइफ एक पॉल्यूशन होता है, शॉर्ट लाइफ पॉल्यूशन, बहुत कम समय ये भारी होता है, ये बैठ जाता है या पानी में आ जाता है तो घुल के ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर हवा में उड़ेगा फिर बैठ जाएगा कहीं पे, ठीक है ना। बट ये क्या है, पॉल्यूशन होता है, डेट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब कि वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटेंट है आफ्टर CO2 के बाद में। प्री का पॉइंट है दोनों, ये प्री में आएगी सीधी लाइन। अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन होती है, ब्लैक कार्बन इज ए क्विक वॉश, मतलब ये तो ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है आफ्टर CO2 के बाद में, पर ये और की तरह नहीं है, ये क्विकली वॉश हो जाता है, आप पानी डाल दो तो बैठ जाएगा, क्विकली एलिमिनेट हो जाता है बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से इफ द इमिशन स्टॉप। अगर आप इमिशन स्टॉप कर देते हो ना, आप जैसे कुछ भी चीज़ चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बंद कर दोगे, धुआं निकलेगा, वो ब्लैक कार्बन निकलेगा उसमें से, अगर आप बंद कर दो तो फिर सेटल हो जाएगा, बहुत क्विकली बैठ जाता है। तो इस चीज़ को भी फ़ायदा है इस चीज़ का कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। पर लोकल इशू होते हैं, जैसे ग्रेट लोकल इम्पैक्ट होता है, जो आसपास के एरिया में उसकी इम्पैक्ट चीज़ें कर रहे हैं ना एक्टिविटीज़, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब क्या क्या कर रहे हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट ने कुछ काम भी किए हैं, पॉलिसी मेजर भी लिया इसको ठीक करने की, जैसे इफ़िशियंसी मतलब कि इन्हेंसिंग कर दी फ्यूल इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड को। पहले क्या था कि BS4 था, BS6 पे आ गया डायरेक्टली, BS5 हमने चलाया ही नहीं, डायरेक्टली 4 से स्विच कर गए 6 पे, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है। उसके बाद फेस आउट किया डीजल व्हीकल का हमने, दिल्ली विल्ली में कर दिया 15 साल से चलने बंद,
और भी पहाड़ों पे रोहतांग पास जाओगे तो वहाँ पे परमिशन होती है कि 5 व्हीकल ही निकल सकते हैं। प्रमोट किया इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को फेम स्कीम के अंडर, 2030 तक 50 से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल करने 30% के लिए। एक्सक्लेट किया यूज़ ऑफ लिक्विफाइड मतलब पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर दी हमने उज्ज्वला योजना के अंदर। कुकिंग की जो आप ट्रेडिशनल चूल्हा यूज़ करते हो गाँव में, स्टोव यूज़ करते हो, उससे ब्लैक कार्बन निकलता है, उसको थोड़ा कम हो जाएगा। फिर ये भट्टे वाली जो ब्रिंक मतलब की जो टेक्नोलॉजी था उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के हमने बोला गया, जो भट्टा चलता है, ये सब चीज़ों पर वर्क किया गया। कि वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर इज मेल्ट स्टिल टू प्रोजेक्ट इंक्रीज एब्सोल्यूट वॉल्यूम बाय 2014 विद इम्पैक्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ एंड द कम्युनिटी। कि वाटर इतना पिघल जाएगा 2024 तक खत्म हो जाएगा। जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम कहते हैं हिमालय से रिवर निकली, पहले अपर स्ट्रीम में रहेगी, जब तराई क्रॉस करेगी तो तराई रीजन ऐसे होता है। देखो पहले होता है भाबर, फिर होता है आपका भांगर और खादर। तो ऐसे होता है, तराई रीजन हो गया आपका, भांगर भाबर भाबर हो गया, वहाँ पे बोल्डर्स होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उनके नीचे से रिवर बहती है, उसे भाबर बोलते हैं। फिर तराई बोलते हैं, फिर उसके बाद तराई के बाद है आपका भांगर और खादर। खादर बिल्कुल होता है जहाँ से रिवर बहती है, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो खादर में फ्लड आ जाता है, तो उसे खादर बोलते हैं। और भांगर किसे बोलते हैं, ये ओल्ड रिवर पाथ था, पहले ज़माने रिवर यहाँ से बहती थी पर उसका फ्लो चेंज करके इधर चली जाती है, तो इसे भाबर बोलते हैं, इसे खादर बोलते हैं। इसे फिर क्या बोलेंगे, तो आप ऐसा बना लो इसे डायग्राम, देखो डायग्राम कैसा बनेगा इसका। ये ऐसा बनेगा, ये हिमालय वाला रीजन आ गया, ये ऐसा आ गया थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला, ये तराई आ गया, ये फिर और नीचे चला जाएगा भांगर, और ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा आपका खादर, जहाँ पे यहाँ पे रिवर, ये आप रिवर बता दो, ये आपका खादर बता दो, खादर रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बांगर रीजन हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर होता है रीजन, ये बांगर हो जाएगा आपका। बांगर के ऊपर ये आपका हो जाएगा तराई हो जाएगा रीजन, और ये हो जाएगा आपका भाबर रीजन। तो ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। ये सारे रीज़न है, ये सारे मेल्टिंग करने के बाद ये। अब स्पेसिफिक क्या है कि चीज़ मतलब कि कैसे, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में, जो नीचे गंगा बहती है। फिर ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से फ्लड आ सकता है, एकदम से लैंडस्लाइड हो सकती है, जो ग्लेशियर ने होल्ड करके रखा है लैंड को, सॉइल इरोजन हो सकता है, एंड मतलब ग्लेशियर लेक है वो आउटब्रस्ट हो सकता है फ्लड होगा। जब बर्फ़ पिघलेगा, ऊपर लेक होती है ग्लेशियर की, बर्फ़ पिघलेगा वो एकदम से टूट जाएंगे, पानी नीचे बह जाएगा। ठीक है ना, जैसे कई जगह आपने देखा भी होगा। फिर मतलब कि जो एयर टेम्परेचर है मतलब उसको भी थोड़ा हार्मफुल होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइजिंग होता है एयर टेम्परेचर के अंदर, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो जो ऊपर से रेडिएशन आएंगी उसे भी रोकते हैं, तो नीचे से ऊपर जाती हैं, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म वाली नीचे से ऊपर जाती हैं, ठीक है ना, उसको वो होल्ड कर लेते हैं, तो उससे टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है ना, आप रिडक्शन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, डीजल व्हीकल को देखो, वही सारी चीज़ें इनको कम कर दो, जो हिमालय रीजन में एक्टिविटीज़ हैं जो ब्लैक कार्बन करती हैं उसको कम कर दो थोड़ा, वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है अगर आप ध्यान दे लेते हो। यही सारी चीज़ें हैं उस पर। जो रेसिडेंट बर्निंग करते हैं, फ्यूल की चूल्हे जलाते हैं, 40 to 60% जो रीज़न है जो एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से है। फॉलोड बाय द जो रोड डीजल की वजह से है वो 7 to 18% है। ठीक है ना, ओपन बर्निंग वो लेस देन 3%, जो आग वाग लग जाती है ना ओपन बर्निंग, वो 3% ही है मात्र। सबसे ज़्यादा किस वजह से, वो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे आपने फ्यूल जला दिया, फ्यूल चला लिया मतलब चूल्हा जला लिया, ये जला लिया, उसके बाद डीजल में 7 to 18 और 3% वो आग लगने के कारण से है। फिर ये बायोलॉजिकली वैक्सीन बना रहा है इंडिया, मेड इन इंडिया वैक्सीन है, इस पर काम चल रहा है, थर्ड ट्रायल चल रहा है इसका। आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम है, 30 करोड़ वैक्सीन बना के लोगों के लगाई जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट इशू है, रामदेव को ने समन भेज दिया, आपने कोरोनिल किट जो बनाई थी कैसे बोला था कोविड ठीक कर रही है, तो एक तरह से आपने गलत किया। फिर ये मोदी और जो कमला हैरिस की बात हुई है, इन्हें इंडिया में इनविटेशन दे दिया मोदी ने, आ जाओ बिल्कुल जैसे सामान्य होंगी स्थिति। बात मेनली हुई है वैक्सीन के लिए, हमें वैक्सीन चाहिए, हमें दे दो भैया। फिर ये क्या गया कि जो कार्गो था श्रीलंका में, उसने मतलब कि उसके ओशन के आसपास उन्होंने मतलब कि गंदगी कर दी थी, स्प्लिट कर दिया था। सिंगापुर रजिस्ट्रेड उन्होंने यूएन क्लॉस में जाके उसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी, तो वो सारी चीज़ें। फिर जो आपके उइगुर मुस्लिम है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये मुस्लिम है जो चाइना के अंदर मुस्लिम है, चाइनीज़ मुस्लिम बोल सकते हो। इनको टॉर्चर किया जाता है, ये जो जिंगजेंग प्रोविंसेस है उसके अंदर रहते हैं। ऐसे यूके ट्रिब्यूनल वो टेस्ट करेगी बिफोर करेगी हुआ है क्या, इनके साथ अबॉर्शन वॉशन किया गया, इनका टॉर्चर किया गया, बहुत सारी चीज़ होती है मतलब, तो आपको याद रखना है ये। फिर आपका सर्विसिंग जो एक्सपोर्ट है रोज़ हुआ है 6.4%,
PMI आपका सर्विस में भी वो भी मतलब श्रिंक हो गया, PMI आपका श्रिंक हो गया। PMI मैंने कई बार बताया तो आज रिपीट नहीं करूँगा। हिंदू की न्यूज़ खत्म हो जाती है, हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पर। पहली जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है आपका नीति आयोग से। आपने देखा होगा 2015-14 में नीति आयोग बनाया गया था, उससे पहले प्लानिंग कमीशन इंडिया में होती थी। ठीक है, 2015 में नीति आयोग को लेके आए थे। मैं थोड़ा स्पीडली जाऊँगा, इसके आपको PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको PDF डेली बेसिस पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, इसके जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम पे, अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप जाके सीधा टाइप करना UPSC लिखना, वहाँ पे जो लिखा हुआ है UPSC लिखना, अंडरस्कोर करना UPSC लिखना, सॉरी एक मिनट, UPSC लिखना, अंडरस्कोर करना और हिंदू लिख देना, HINDU, हिंदू लिख देना, लगा लेना पहले या फिर ऊपर सर्च कर लेना, तो सीधा क्या खुल जाएगा, ग्रुप खुल जाएगा और उसको आपको जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदू हाईलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं। अभी मैंने एक दोस्तों को जोड़ा है, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा था तो मुझे अपना ही पर्सनल पढ़ना पड़ता था, एक दो दोस्त को मैंने जोड़ा है, और तो इफेक्टली वे में एक दो चीज़ें और न्यू इनिशिएटिव पता लगेगा इस वाले ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, रिप्लेस करके तो न्यूज़ ट्यूशन नीति आयोग बना दिया गया था, और 1 जून को मतलब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया था। जो प्लानिंग कमीशन था वो बॉटम टू मतलब कि अप टू बॉटम अप्रोच रखता था, मतलब ऊपर बैठ के चीज़ों को देखते थे और उसे नीचे अप्लाई करवाने के बोलते थे। ये क्या अप्रोच रखता है, बॉटम टू अप, पहले नीचे देखा जाता है चीज़ों की किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर ऊपर उसको बताया जाता है, फिर पैसा आता है। मतलब जैसे आपको नल ऊपर बता देंगे 50 नल इस गांव में लगवा दो, 50 नल इस गांव में लगवा दिए, तो ऊपर से नीचे आई अप्रोच। अब इसमें क्या देखा जाता है कि इस गांव को कितने नल जरूरत है, इस गांव को 5 नल की ज़रूरत है, तो ये ऊपर रिपोर्ट भेजेंगे तो वहाँ से 5 नल लग जाएंगे। तो ये हो गया बॉटम टू अप, मतलब नीचे से जाएगी ऊपर अप्रोच। और इसका क्या है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। पहले क्या था, गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता था, इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट को कम किया गया उसका इंटरफेयर, और जो गवर्नेंस है उसको मैक्सिमाइज किया गया। वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, सब स्टेट एक साथ मिलके, फिर कॉमा लगा के आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है किसी आदमी को। आपको कमेंट में बताना है इस वक्त कौन है करंटली। इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है, उसके अंदर सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जिन स्टेट में यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनके। फिर रीजनल काउंसिलिंग होती है, उसके अंदर एड्रेस स्पेसिफिक इशू के लिए होती है, उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं जिस स्टेट के स्पेसिफिक इशू है, या फिर किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो चेयर करते हैं। ये भी प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बना सकता है नॉमिनी, उसको चेयर कर सकता है। एडॉक मेंबर 2 मेंबर होते हैं जो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी से होते हैं, वो रिसर्च के अंदर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मैक्सिमम 4 यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड करता है। ठीक है, रैंक ऑफ द सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए, मतलब स्पेशल इन्विटीज़ होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनको इन्वाइट किया जाता है। कौन करेगा उन्हें इन्वाइट, उन्हें प्राइम मिनिस्टर। तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब काम कर रहा है, बस आपको याद रखना है। हब क्या है कि इसके टीम इंडिया हब है, नॉलेज इनोवेशन हब है, थिंक टैंक है इंडिया का, सोचता है चीज़ों को। इंपॉर्टेंस क्या है, 65 ईयर से ओन इंस्टीट्यूशन चल रहा था प्लानिंग कमीशन, उसको रीबंड में ख़त्म कर दिया गया है चीज़ों को। इंडिया डाइवर्सिफाई कंट्री है, हर स्टेट के अलग अलग मांग है, आप ऐसे ही एक चीज़ सब स्टेट में नहीं थोप सकते, सब स्टेट के अलग अलग डिमांड, अलग अलग लैंग्वेज है, तो वन साइड फिट ऑल अप्रोच नहीं रख सकते, आपको सोचना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना है, स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना है, डेवलप करना है, मैकेनिज्म फॉर्मूला मतलब फॉर्मुलेट करना है चीज़ों को, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, मतलब क्या क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर को बढ़ाना है, ये सब चीज़। चैलेंजेस क्या, टू प्रूव ए पॉलिसी फॉर्मुलेशन नीति आयोग नीड्स टू, मतलब कि उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी चीज़ों को, लॉन्ग टर्म 13 ऑब्जेक्ट विद ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसी प्लानिंग, समझाना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंस है। नीति आयोग क्या आता है, एक एडवर्स थिंक टैंक बॉडी है, एडवाइजरी थिंक टैंक बॉडी है। ये क्या था, एक सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी पर एक्स्ट्रा बोला जाता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला जाता था, इसलिए एक्स्ट्रा बोला गया। इसके ड्राइंग मेंबर फ्रॉम द वाइड एक्सपर्टीज़ होते हैं, इसमें लिमिटेड एक्सपर्टीज थे। इस सेट द स्पीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज द स्टेट आर इक्वल पार्टनर। ये किस पे वर्क करता था, स्टेट पार्टनरशिप एज ए, मतलब कि स्पेक्ट्रिकेट इन द एनुअल प्लान मीटिंग। इन्होंने एक प्लान तैयार किया, प्लानिंग कमीशन ने सब स्टेट को बुला लिया, बात आके सुन लो ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे था।
इसमें सेक्रेटरीट क्या है कि इसमें सीईओ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस सेक्रेटरीट में अपॉइंटेड होता है यूजुअल प्रोसेस जो सेक्रेटरी होते हैं। ये बॉटम टू अप थी, ये टॉप टू डाउन थी। उसे बोल सकते हो जो मैंने बताया ऊपर से नीचे आती थी चीज़ें, नल वाला एग्जाम्पल था। इट डज नॉट प्रपोज ए मैंडेटरी, ये कोई मैंडेटरी नहीं बोलता आपको करना ही है चीज़ों में। पर ये क्या बोलता था, आपको फंड चाहिए, टाइड एलोकेशन ऑफ फंड विद द प्रोजेक्ट इज अप्रूव, ठीक है ना, तब अब करना ही पड़ेगा, फंड चाहिए। इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट ए फंड, ठीक है ना, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी फंड, ये इसके पास पावर नहीं, पर इसके पास पावर थी फंड भी देने की। कि वे फॉरवर्ड में वही होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, पावर ब्यूरोक्रेट्स को मतलब कि इंटीरियर नीड टू भी मतलब कि शेकन स्पेशलाइजेशन मतलब ऐड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको मेन चीज़ बताई ना, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताई कोई कौन मेंबर होते हैं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नीति आयोग के बारे में लिखने के नहीं आएगा, आया तो ऐसे लिख देना आप, ये सारी चीज़ें ये जो मैंने बताई इसमें अप्रोच होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन पावर होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसके अंदर जो चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, तो वही बहुत अच्छी चीज़ है। बॉटम टू डाउन अप्रोच होनी चाहिए कि नीचे वाले को पता होना चाहिए क्या चीज़ हमें चाहिए, उससे वही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं उस पर चीज़ें फिक्स नहीं होनी चाहिए। फिर आता है लॉरेंस कर्व एंड द गिनी कोफिशिएंट। एक तरह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी रिप्रेजेंट बाय द लॉरेंस कर्व, कि कितनी लोगों को पैसा है इकोनॉमी के अंदर, उसे बोलते हैं लॉरेंस कर्व। डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अगर इनकम में इनइक्वालिटी, जैसे मैंने बताया ना 1% लोगों के पास 100 रुपये है और आपके पास 99% लोगों के पास 10 रुपये है, तो इससे क्या होता है, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी कितनी है सोसाइटी में, उसको मेजर करने के लिए गिनी कोफिशिएंट है। लॉरेंस कर्व क्या है कि मतलब इनइक्वालिटी कितनी है सोसाइटी में। वन ऑफ द 5 मेजर एंड कॉमन मैक्रो इकोनॉमिक गोल क्या होता है कि इक्विटेबल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, सबके पास इक्वल रहा है। तो लॉरेंस कर्व क्या बोलता है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर्व, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो ग्राफिक डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, डेवलप बाय द मैक्स लॉरेंस 1906 में इन्होंने बताया था। प्रोपोर्शन था इनकम का कि अर्न बाय आर गिविंग द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी कमा रहा है सबको उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। द लाइन 45 डिग्री, ये जो लाइन है 45 डिग्री जो लाइन है, एक तरह से परफेक्ट इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, सबके पास इक्वल पैसा है। एंड अदर लाइन शो द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये जो लाइन शो कर रहे हैं पर है ऐसा, एक्चुअली ऐसा है, ये परफेक्ट है पर एक्चुअली ऐसा है। तो बीच का एरिया क्या है, वो इनइक्वलिटी गैप दिखा रहा है, ऐसे इनइक्वलिटी गैप क्या दिखा रहा है, इनइक्वलिटी गैप दिखा रहा है इसमें। अब गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये भी मतलब ड्राइव किया गया है किससे, लॉरेंस कर्व से बाहर निकाला गया है। तो आपको याद रखना है लॉरेंस कर्व इनइक्वलिटी के लिए, मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी के लिए। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये भी है और ये इंडिकेटर है। ये क्या दिखाता है कि डिग्री ऑफ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वलिटी इन द पॉपुलेशन, उसके हिसाब से काउंट किया जाता है। अगर जीरो है, अगर इसका टर्म जीरो आएगी तो परफेक्ट इक्वलिटी है, सबके पास इक्वल पैसा है, 45 डिग्री लाइन जा रही है। अगर 1 आया, जीरो से लेके 1, यदि 0.1 आया, 0.3, 0.58 ये करके अगर 1 आ गया तो परफेक्ट इनइक्वलिटी है, मतलब बिल्कुल बटा हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना है। जीरो मीन एवरीवन हैज सेम इनकम, 1 मीन्स रिप्रेजेंट द सिंगल इंडिविजुअल रिसीव ऑल द इनकम, एक के पास सारी इनकम है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है, बहुत लंबा है, थोड़ा मैं स्पीड से जाऊँगा। ये मैं क्योंकि पहले भी आप चीज़ को बता चुका हूँ। उसके बाद है सेडिशन लॉ। ये लॉ क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि पॉलिटिकल लीडर जो उसका है प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो लीडर हैं, जर्नलिस्ट जो मैंने बताया उनके ऊपर लगा दिया गया था, उन्होंने कुछ बोल दिया, अगर सही बोला, मैंने बताया था ना, अगर आप अच्छे क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ट्रू क्रिटिसिज्म है किसी चीज़ का, और वो कोई वायलेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहा है सोसाइटी में, तो वो सिडिशन के अंदर नहीं आएगा। जो 124 है, ये 17th सेंचुरी में इनेक्ट किया गया था इंग्लैंड में, मतलब इस चीज़ को लेके आए थे। और ठीक है, ओनली गुड ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी सर्वाइव, क्योंकि दबाना था लोगों की आवाज़ को, तो तब तो ठीक था। फिर 1837 में जो थॉमस मैकॉले हैं इस एक्ट को लेके आते हैं, हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स है, वो ऐड करते हैं इंडियन पीनल कोड में, 1860 में इनेक्ट करके इस एक्ट को लाया जाता है चीज़ों में। फिर सेक्शन 124 इज इंसर्ट इन 1870 को दोबारा थोड़ा अमेंडमेंट करके दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, सर जेम्स स्टीवन इसे दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं, तब से चलता आ रहा है। तो फेमस जो सिडिशन ट्रायल हुआ है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट पे, देखो मैं आपको क्या बताऊँ कि सम ऑफ द मतलब फेमस जो सिडिशन ट्रायल हुए 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, उसके बारे में देखना आप। जो फर्स्ट अमंग जिसके ऊपर ये केस चार्ज हुआ था, इसका जोगिंदर चंद्र बोस थे। 1891 में उन्होंने, उनका एक पेपर आता था आपका बंगोबाशी, उन्होंने कुछ आर्टिकल क्रिटिसाइज कर दिया था किसको,
जो गवर्नमेंट का एज ऑफ कॉन्सेंट बिल आने वाला था उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया था अपने पेपर में लिख के, तो उनके ऊपर ये वाला केस दर्ज हुआ था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक पर ये हुआ था। उसके बाद आपका महात्मा गांधी पर 1922 में किया गया था। तो आपको बताना बाल गंगाधर तिलक पर कब किया गया था ये चार्ज, आपको डेट बतानी है, आपको इंसिडेंट याद आ जाएगा वो किस लिए किया गया था। ये मतलब सिडिशन लॉ है टुगेदर है, मतलब कि क्रिमिनल अंडर सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी। आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, एनी पर्सन बाय वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन और साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज ब्रिंग द अटेम्प्ट टू ब्रिंग द, इसके अंदर लाया जाएगा वो चीज़ों में। मतलब क्या चीज़ है, डिसलॉयल्टी है, ऑल द फीलिंग ऑफ, मतलब कि इम्यूनिटी, मतलब कि उसमें इनमिटी है, सब चीज़ों में क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को, सब चीज़ में ऑफेंसिव लाया जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसिव है। नॉन बेलेबल क्या होता है कि इसको मजिस्ट्रेट के सामने ही जाके बेल मिलेगी। अगर आपने कोई केस किया, थाने में आपकी रिपोर्ट हुई, आपका वकील आया, अंडरटेकिंग ली किसी से, उन्होंने उसने तो आपको छोड़ दिया, तो थाने से आपकी बली मतलब बेल हो गई, पर आपको रिपोर्ट करना है, केस चलता रहेगा आपको। एक केस होता है नॉन बेलेबल, उसमें जो थाना होता है ना, जो एसएचओ होता है सीनियर, वहाँ से बेल नहीं होगी, बेल होगी आपको कोर्ट से बेल होगी, तो उसे नॉन बेलेबल है, कोर्ट से बेल होती है। आपको इम्प्रिजन रखा जा सकता है, अप टू 3 ईयर तक, आपको लाइफ टाइम तक ले जाया जा सकता है, जेल में कर दिया जाएगा सज़ा जो होगी इसके अंदर। आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपका विदाउट पासपोर्ट आप काम करोगे चीज़ों को, आप पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। मेजर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द सिडी, मतलब कि सिडिशन लॉ के अंदर बहुत बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि गलत है ये वो सब, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। 1950 में हुआ आपका ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, रोमियो थाप्पा स्टेट ऑफ मद्रास। In this case, the court held that the restriction speech on the ground was disturb public order, ठीक है ना, would disturb public order was unconstitutional। अगर आप स्पीच को रोक रहे हो कि ऐसे बोल के कि पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाएगा, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन, मतलब एंडेरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटन द ओवरथ्रो, मतलब ये सारी चीज़ें बात की गई। फिर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, उसमें क्या कर दिया गया, उसमें थोड़ा और, ये जब अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया इसे, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आ जाती है, वहाँ पे रिटन को रिप्लेस कर देती है, अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। तो मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ऐड कर देती है, अगर कोई सिक्योरिटी स्टेट को हार्म पहुँचाएगा तो वही पब्लिक ऑर्डर माना जाएगा। 1962 में केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ, उसमें और चीज़ें लिमिटेड की गई। उसमें बोला गया अगर कोई वायलेंस क्रिएट हो रहा है उस चीज़ से, या कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, तो ही सिडिशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, 1995 में बलवंत सिंह का स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, उन्होंने कोई स्लोगन दिया था, उन पर सिडिशन लगा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सिडिशन में अगर आप स्लोगन आपने दिया है, आपने कोई स्लोगन दिया है, उससे कोई चीज़ें क्रिएट नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो भी सिडिशन नहीं माना जाएगा। ये क्यों लगाया जाता है आर्ग्यूमेंट, इसके फेवर में क्यों है, मतलब कि सिडिशन क्यों होना चाहिए, ये कॉम्बैट करना है एंटी नेशनलिस्ट, जो आपके सेशनलिस्ट होते हैं टेररिस्ट, उसको रोकने के लिए प्रोटेक्ट करना है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, फॉर ए अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो। अब कोई भी आकर उठ के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगेगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा ऐसे, तो आप सही बोल रहे हो ठीक है, कोई हार्म नहीं हुआ बोल रहे हो ठीक है, पर ऐसे नहीं कोई भी आके नहीं बोल सकता। कंटेम ऑफ कोर्ट कोई ना करे अच्छे से, कि मॉइस्ट जो इंसर्जेंसी होती है उन सबको चेक करने के लिए सब चीज़ को लाया जाए। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, वही है सब चीज़ मैंने ऊपर आपको बताया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट में वॉलेशन करता है, क्रिटिसाइज कई बार किया गया, गलत कामों में यूज़ किया गया। राइट टू क्वेश्चन क्रिटिसाइज चेंज आर द रूल ऑफ फंडामेंटल राइट आपकी डेमोक्रेसी के, तो आपको उनको वॉयलेशन किया जाता है। फिर इसके वेग टर्म है इसके अंदर, मतलब कि इंटरप्रिटेशन नहीं है कोई क्या चीज़ है, डिसअफेक्शन क्या है, जैसे डिसअफेक्शन है, डिसअफेक्शन क्या है उसका वही नहीं है। फिर आईपीसी पास और भी एक्ट है, ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसका मिसयूज़ किया जाता है चीज़ों का, ठीक है ना। तो रेक्टिफाई इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने किया हुआ है, पॉलिटिकल राइट्स जो है, उसके बाद भी हमारे पास ऐसी चीज़ें एक्ट है। फिर इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एसेंशियल इंग्रीडिएंट है डेमोक्रेसी का। हम कई बार इसका मिसयूज़ करते हैं, पर मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जो केदारनाथ केस में था उसको फॉलो करना चाहिए। फिर हायर जुडिशरी शुड बी सुपरवाइज द पावर ऑफ, मतलब कि क्या चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे प्रॉब्लम आ रही है, जो सिडिशन है एक्सट्रीमली मतलब कि गलत है, नीड टू बी में एप्लीकेटिव। जिस कंट्री ने बनाया था, जैसे किसने बनाया था, ये बनाया था इंग्लैंड ने, उसने ही ख़त्म कर दिया, तो आप क्यों रख रहे हैं। उसके बाद आती है मनरेगा। मनरेगा क्या है, ये मनरेगा फुल फॉर्म ये है, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद इसको दो दो फरवरी 2006 को इसको लेके आए थे। ये क्या थी, महात्मा गांधी आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी
आपको गारंटी देगा एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। इसको पास किया गया 23 अगस्त 2005 को, 2006 से लागू कर दिया गया। ठीक है ना। अर्लियर कॉल्ड इसको क्या बोलते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे। फिर इसमें मतलब कि मनरेगा और ये सब दोनों सेम ही है, स्कीम बेस्ड ऑन द मनरेगा एक्ट के ऊपर बनी हुई है। देन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर अंडर द मनरेगा, इसके अंदर क्या 708 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर की जाती है। की क्या है कि वेस्ट सीकर, ग्राम सभा, 3 टायर पंचायती इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम ऑफिस ऑफ द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी, अदर स्टेक इन द लाइन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कन्वर्जेंसी डिपार्टमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब चीज़ में ऐड है। वाई द मनरेगा इज जॉब कार्ड, मतलब व्हाट इज मनरेगा जॉब कार्ड, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है रीड मतलब कि रेंडर का, वर्किंग एंटाइटल्ड टू वर्क अंडर द मनरेगा स्कीम, एक जॉब कार्ड होता है उसका, उसको दिया जाता है। मैंडेट क्या है महात्मा गांधी नरेगा के अंदर, इसमें आपको 100 दिन का आपको काम दिया जाएगा, ये इसके मैंडेटरी आपको दिया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, माने कि 365 दिन के आसपास आपको काम दिया जाएगा। जाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई देखो। फिर मनरेगा वर्किंग क्राइसिस क्या है कि कोविड पेंडेमिक टाइम स्टार्ट हुआ, चीज़ें स्टार्ट हुई लोगों के, मतलब मनरेगा गेट हाई 2000 ईच ऑन द एवरेज, मतलब कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने क्या किया, निर्मला सीतारमन ने 26/2020 को, द वर्कर अंडर मनरेगा विल गेट हाइक ऑफ 2000 ईच ऑन एवरेज, इट वाज अराउंड द 3 करोड़ सीनियर सिटीजन पर्सन, सब चीज़ों को पैसे वैसे दिए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया जो मनरेगा के अकाउंट वाले के, तो उनको पैसे दिए गए। अनाउंसमेंट किया गया इनिशिएटिव टूवर्ड्स द लॉस ऑफ द मतलब कॉज ऑफ कोविड-19 में पैसा जो चला गया। 21 डेज लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अराउंड 9 लाख करोड़ का चीज़ों का हार्मफुल चीज़ों में हुआ। तो ये सारी चीज़ें। अब मनरेगा की हिस्ट्री क्या, 1991 में जो आपके पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चर लेवल ड्यूरिंग दिस मतलब कि लिन सीजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनहेंस फूड सिक्योरिटी, इन सबकी स्कीम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 दिन काम मिलेगा, इंक्रीज मतलब कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपको मिलेगी, डिक्रीज होगा माइग्रेटिंग, आपको गांव में काम मिला तो क्यों एक दूसरे से दूसरे शहर में जाओगे। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, अगर आप 15 दिन में आपको काम नहीं मिलता है ना, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट फंड दिया जाएगा, मतलब कि आपको अगर आप 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता है। ये भी सारी चीज़ें। अब पेंडेमिक टाइम से क्या हुआ, इसमें मतलब कि डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई इस चीज़ की, और नौकरी चाहिए और नौकरी चाहिए। सिंस द स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड द नंबर ऑफ जॉब इंक्रीज टू 40% बाय द 10 ईयर, इतने परसेंट इंक्रीज होगी जिसमें जब से ये स्टार्ट हुई है, 15 साल हो गए इसे। द स्कीम ऑल्सो डिटरमाइन द वेज वायलेशन एंड द जेंडर पे गैप लेवल, ऑल्सो मतलब कि डिमिनिश करती है, मतलब कम करती है, इसमें महिला भी ले सकती हैं। तो उन सब चीज़, अगर महिला को काम नहीं मिल रहा है, अगर शहर में कमा रहा है उनका पति, तो महिला गांव में काम कर सकती है इस स्कीम के अंदर। 14 करोड़ के आसपास मनरेगा जॉब कार्ड है जो इशू किए गए, एक्टिव जॉब कार्ड 9.93 है। 28 जॉब कार्ड मतलब कि वर्किंग अंदर गेन एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा 2020-21 में, आउट ऑफ विच एक्टिव कितने 14 करोड़ के आसपास है। यही सारी स्कीम है मनरेगा, मैंने आपको बता दी, प्री के लिए भी बता दिया। अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता क्या बोलता है, अनएम्प्लॉयमेंट उसे। यही सारा हमारा हिंदू था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।